सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। मुद्दे की बात करते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सहारा इंडिया रिफंड संकट की गहराई में उतरने वाले हैं। हम स्रोत के आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि इस रिफंड प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें क्या कमियां हैं और सबसे जरूरी बात, इसका एक संपूर्ण और ठोस समाधान क्या हो सकता है। जरा इस स्थिति पर गौर कीजिए। एक तरफ देश भर के लगभग 13 करोड़ निवेशक हैं जो पिछले 10 से 15 सालों से अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आज की हकीकत क्या है। रिफंड की अधिकतम सीमा केवल 10,000 रुपए तय की गई है। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद इतनी छोटी सी राशि थमा देना सच में ऊंट के मुंह में जीरा देने से कम नहीं लगता। आज की इस चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले CRCS पोर्टल की हकीकत, दूसरा आखिर इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, तीसरा सेबी फंड में आई कमी का गणित, और चौथा जो सबसे अहम है, संपूर्ण रिफंड का एक प्रैक्टिकल रोड मैप। तो आइए अपने पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, CRCS पोर्टल की जमीनी हकीकत। इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं और ये साफ दिखाते हैं कि अड़चनें कितनी गंभीर हैं। पोर्टल पर लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन आपको पता है इनमें से 99% एप्लीकेशन किसी न किसी कमी या डेफिशिएंसी का टैग लगाकर अटका दिए जाते हैं। अगर हम वास्तविक भुगतान की सफलता दर देखें तो वो बमुश्किल 5 से 8% ही है। अब सोचिए, जहां 13 करोड़ निवेशक कतार में खड़े हों, वहां इतनी धीमी गति एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। आखिर इस भारी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसे समझने के लिए पहले सहारा की मौजूदा स्थिति देखनी होगी। आज की तारीख में सहारा के लगभग सभी लाइसेंस या तो निलंबित हैं या रद्द हो चुके हैं। सारे ऑपरेशंस पूरी तरह ठप पड़े हैं और टॉप मैनेजमेंट के लोगों पर सैकड़ों FIR दर्ज हैं। कुल मिलाकर कंपनी का अपना आंतरिक तंत्र पूरी तरह से पंगु हो चुका है। अब चूंकि सहारा का खुद का तंत्र काम नहीं कर रहा है, तो हमारे स्रोत का विश्लेषण संस्थागत जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल उठाता है। स्रोत निष्पक्ष रूप से ये तर्क प्रस्तुत करता है कि इसमें सरकार, सेबी और सुप्रीम कोर्ट तीनों की ही अपनी अपनी भूमिका रही है। सरकारी एजेंसियों ने अपनी पूरी निगरानी शक्तियों के बावजूद सहकारिता विभागों की ठीक से मॉनिटरिंग नहीं की। सेबी, जिसका मुख्य काम ही निवेशकों के हितों की रक्षा करना था, वो अपने इस बुनियादी जनादेश में विफल रहा। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10-12 वर्षों से मामले लंबित हैं, और हालांकि वे वर्तमान में पोर्टल की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन न्याय में हुई इस देरी ने संकट को और लंबा ही खींचा है। यहीं से हम अपनी चर्चा के तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सेबी फंड की कमी। चलिए थोड़ा गणित समझते हैं, क्योंकि इस सच्चाई को हम अनदेखा नहीं कर सकते। आधिकारिक तौर पर सेबी सहारा खाते में 16,000 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें से 10,000 करोड़ रुपए CRCS रिफंड पोर्टल को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यानी अब सेबी के उस फंड में पीछे बचते हैं मात्र 6,000 करोड़ रुपए। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल उठता है। जब फंड में महज 6,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं, तो क्या इतने कम पैसों में 13 करोड़ निवेशकों का उनके मूलधन और ब्याज के साथ पूरा भुगतान हो सकता है? स्रोत का विश्लेषण इसका सीधा जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। मौजूदा सिस्टम के गणित के हिसाब से ये पूरी तरह से असंभव है। तो फिर रास्ता क्या है? आइए अपने आखिरी और सबसे सकारात्मक हिस्से पर चलते हैं, संपूर्ण रिफंड का रोड मैप। स्रोत ने इस मुश्किल से निकलने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प 5 कदम का रोड मैप सुझाया है। इसमें सबसे पहला कदम है जमीनी स्तर से शुरुआत करना। सुझाव यह है कि हर जिले में 1 से 3 सहारा शाखाएं फिर से खोली जाएं। इसका मकसद कोई नया बिजनेस शुरू करना नहीं है, बल्कि निवेशकों से सीधा संपर्क करना और उनके उस टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाना है जो इन सालों में खत्म हो चुका है।
कदम नंबर 2 सीधे तौर पर धन जुटाने की रणनीति पर फोकस करता है। स्रोत के मुताबिक सहारा के पास देश भर में अरबों खरबों की चल और अचल संपत्तियां हैं, जैसे बेशकीमती जमीनें, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और शेयर्स। इन सब की तुरंत पहचान करके इन्हें जब्त किया जाना चाहिए और इनकी नीलामी करके रिफंड के लिए जरूरी बड़ी पूंजी जुटाई जानी चाहिए। तीसरा कदम थोड़ी कानूनी सख्ती की मांग करता है। स्रोत का साफ कहना है कि टॉप मैनेजमेंट के जो 100 से अधिक अधिकारी सैकड़ों एफआईआर्स का सामना कर रहे हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और तर्क बहुत स्पष्ट है, जब तक इन अधिकारियों से निवेशकों का लूटा हुआ पैसा पूरी तरह से वापस नहीं मिल जाता, तब तक इनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। चौथा कदम इस पूरी कार्रवाई को देश की सीमाओं के पार ले जाता है। स्रोत इस बात पर भारी जोर देता है कि सहारा की अकूत संपत्ति और उनके कई प्रमुख चेहरे जैसे सुब्रत रॉय के परिवार के सदस्य इस वक्त विदेशों में बैठे हैं। सरकार को चाहिए कि वो इन विदेशी संपत्तियों को ट्रैक करके जब्त करें और वहां बैठे मुख्य लोगों के प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करे। और अंत में पांचवा कदम एक बहुत बड़े वित्तीय मौके को खोलने के बारे में है। स्रोत का तर्क है कि लंबे समय से लंबित सहारा अडानी डील को सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मदद से फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। अगर इस डील को साफ मंशा के साथ हरी झंडी मिल जाती है, तो वहां से भारी मात्रा में फंसी हुई धनराशि बाहर निकलेगी, जिससे सीधे निवेशकों के रिफंड के काम में लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ 10,000 रुपए की आंशिक राहत दे देने से ये समस्या हल नहीं होने वाली। इस विस्तृत 5 चरणीय रोड मैप में जिस तरह से घरेलू और विदेशी संपत्तियों की जब्ती और कानूनी सख्ती की बात की गई है, उसकी आज सख्त जरूरत है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। क्या और भी कोई वैकल्पिक कदम या नए विचार हो सकते हैं जो अंततः सभी निवेशकों को उनका पैसा, वो भी ब्याज सहित, वापस दिला सके? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पे हम सबको सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है। सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है।